नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों, आधुनिक इतिहास के श्रृंखला में हम लोग बातचीत कर रहे थे जिस टॉपिक पर, उसका नाम है गवर्नर जनरल और वाइसराय। और इस टॉपिक का अपना ये चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर ये अंतिम लेक्चर होने वाला है। इसके बाद नया टॉपिक आएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? क्या वो मौलाना आज़ाद थे, सी राजगोपालाचारी थे, भीमराव अंबेडकर थे, BR अम्बेडकर थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो बी हो जाता है, सी राजगोपालाचारी, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहा जाता है। अगर हम बात करें सी राजगोपालाचारी के बारे में तो आपको पता होगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर की अगर बात किया जाए, प्रथम गवर्नर जनरल तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। माउंटबेटन कब तक रहे? तो वो जून 1948 तक। कब तक? जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बने कौन? जून 1948 के बाद। जून 1948 के बाद गवर्नर जनरल कौन बने? तो सी राजगोपालाचारी। कौन बने? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने और इन्हें प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी माने जाते हैं। लेकिन अगर भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात किया जाए तब वो माउंटबेटन हो जाता है। कौन हो जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन, जो 1948 तक रहे। अब हम लोग इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है कि चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को मद्रास के थोरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, लेखक और वकील थे। लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद जून 1948 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर रहे। सी राजगोपालाचारी जून 1948 यानी लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, यानी जब तक भारत गणतंत्र न हो गया तब तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए। 1946 से 47 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार में मंत्री भी रहे। और इससे पहले गवर्नर जनरल बनने से पहले जब 1946 से 47 के बीच जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें वे यानी कौन? सी राजगोपालाचारी जी नेता के पद पर भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने डैश में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। तो जब नवाब की बात आती है और नवाब में भी जब मीर जाफर की बात आती है, किसकी? मीर जाफर,
तो मीर जाफर कहाँ के नवाब बने थे? बंगाल के। तो ऑब्वियसली इसका जो उत्तर होने वाला है वो बंगाल के नवाब यानी बंगाल हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की थी और जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर से यानी दोबारा नवाब बनाया गया था। यानी इसका सही आंसर डी हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मीर जाफर को हटाने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने पुनः 1763 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। पहले तो मीर जाफर को हटा दिया गया था, लेकिन 1763 में रॉबर्ट क्लाइव ने फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसके साथ ही बंगाल में दोहरी सरकार यानी द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दिवाली अपने पास रखे गए तथा अंतरिम शांति व्यवस्था, फौजदारी एवं प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया। यानी ये जो दोहरी शासन व्यवस्था यानी दोहरी सरकार का जो गठन हुआ उसमें क्या किया गया कि जो प्रशासन है या राजस्व वसूली है यानी टैक्स वसूली है या दिवाली है वो ब्रिटिश सरकार अपने पास रखे। बंगाल की प्रशासन, बंगाल के राजस्व वसूली यानी और दिवाली को अपने पास रखे। इसके अलावा बंगाल की शासन व्यवस्था को बनाए रखना, बंगाल की फौजदारी, बंगाल की प्रशासनिक दायित्व ये सब नवाब को दे दिए। और नवाब कौन बने थे? मीर कासिम बने थे। और इस प्रकार से बंगाल में दोहरी सरकार लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1763 में। अब कहता है कि भारत के प्रथम वाइसराय कौन था? क्या वो विलियम बेंटिंग था? क्या वो रॉबर्ट क्लाइव था? लॉर्ड ब्लेंजली था या लॉर्ड कैनिंग था? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर बताएं तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के युद्ध के दौरान वाइसराय थे। कहाँ के? भारत के। इसी के टाइम में 1857 का क्रांति हुआ था जिन्हें सैन्य क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है कि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। यानी लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर के 1862 तक भारत के वाइसराय की पद पर रहे। यह भारत का कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वाइसराय था। यानी यह ब्रिटिश सरकार द्वारा यानी ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे और भारत के प्रथम वाइसराय भी रहे। इसके कार्यकाल में हुई 1857 की क्रांति की सफलतापूर्वक दमन उसकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और इन्हीं के कार्यकाल में सैन्य क्रांति या 1857 का विद्रोह या क्रांति हुआ था जिसमें अंग्रेज को सफलता मिली थी और इसलिए इन्हें और 1857 की क्रांति पर सफलता इनका उपलब्धि माना जाता है। किनका? लॉर्ड कैनिंग का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी जिसे डैश द्वारा पेश किया गया था। क्या वो लॉर्ड विलियम था? क्या वो लॉर्ड डलहौजी था? क्या वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था या लॉर्ड ब्लेंजली था? तो अगर हम बात करते हैं सहायक संधि का तो सहायक संधि का जो संबंध है वो लॉर्ड ब्लेंजली से है। अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। किसका प्रतिपादन किया था? हड़प नीति का प्रतिपादन किया था जिसके अंतर्गत ये अवध को हड़पा था। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इसका संबंध है अस्थाई बंदोबस्त से। किससे? अस्थाई बंदोबस्त से। बंदोबस्त से इसका संबंध है।
इसके अलावा अगर बात करते हैं लॉर्ड विलियम का, तो इनका संबंध है समाज सुधार से। किससे? समाज सुधार से इसका संबंध है। और लॉर्ड विलियम, लॉर्ड ब्लेंजली की बात करते हैं तो इनका संबंध है सहायक संधि से। और आपको बता दें कि सहायक संधि पर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला भारत में सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो इस प्रकार से सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे प्रथम भारतीय क्षेत्र हैदराबाद का निज़ाम हो जाता है ना। आप यहाँ देख सकते हैं लॉर्ड ब्लेंजली जो 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी ने सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग ब्लेंजली ने पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। यानी अगर भारत में सहायक संधि के प्रयोग से ब्लेंजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद, हमने सबसे बताया हैदराबाद का निज़ाम सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। कब? 1798 में। दूसरा मैसूर 1799 में। उसके बाद क्या है? तंजौर 1799 में, अवध 1801 में आदि। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। और इंदौर में कौन थे? होलकर थे। होलकर ने क्या किया था? सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या था? क्या वो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड ब्लेंजली था, लॉर्ड इरविन था या लॉर्ड कॉर्नवालिस था? कौन था बताइए। तो इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले अगर हम लोग लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का जो शासन काल था, यानी लॉर्ड कर्जन जो भारत में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रहे, वो 1786 से लेकर के 1793 तक। और 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसे भारत के प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के प्रशासनिक सेवा का जनक भी माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉर्ड इरविन का, तो लॉर्ड इरविन का जो शासनकाल था उस 1926 से लेकर के 1931 के बीच था। और इसी में यानी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही भारत की नई राजधानी दिल्ली का उद्घाटन किया गया था। यानी सी इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि 1931 की ही ये घटना है। थोड़ा हम लोग डिस्कशन की ओर देख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि इसके समय में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में। लॉर्ड इरविन क्या था? वायसराय था। इसके समय में ही भारत में कौन आया था? साइमन कमीशन आया था। इसने 13 मार्च 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया था। कौन? लॉर्ड इरविन। उसके बाद आती है लॉर्ड ब्लेंजली का। तो लॉर्ड ब्लेंजली का शासनकाल था 1798 से लेकर के 1805 तक। इसने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी तथा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इसे स्टार लगा लेंगे। कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज का संस्थापक कौन था? लॉर्ड ब्लेंजली। कौन था? लॉर्ड ब्लेंजली था कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज का संस्थापक। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये यहाँ दिया गया है कि डैश ने सन 1793 में
भारतीय सिविल सेवा शुरुआत की? क्या वो रॉबर्ट क्लाइव थे? क्या वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे? क्या वो सर जॉन सॉर थे? या लॉर्ड हार्डिंग थे? तो यहाँ पर बात होती है 1793 की। लॉर्ड हार्डिंग जो था वो तो 1911 के आसपास थे। इन्हीं लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ही जॉर्ज पंचम कहाँ आया था? भारत आया था। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि 1793 में कौन वाइसराय था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो शासनकाल है ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक यहाँ पर प्रशासनिक अधिकार किए? 1786 से लेकर के 1793 तक। इसने 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। इसे भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। यानी भारत में प्रशासनिक सेवा के शुरू करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यही बात तो हमसे पूछा गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाता है भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसलिए भारत में सिविल सेवा के जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। यानी बी अपना सही आंसर हो जाता है। वैसे यहाँ पर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल सितंबर 1786 से अक्टूबर 1793 तक था। इन्होंने 1793 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की एवं इन्हें पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल सेवा का जनक भी, भारत की सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1793 में इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू की थी। और 1793 में ये बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा से संबंधित भूमि कर टैक्स के लिए क्या लगाया था? अस्थाई बंदोबस्त लगाया था। जिसमें क्या होता था कि 11 भाग में से 10 भाग कंपनी को जाता था और 1 भाग जमींदार को मिलता था 11 भाग में से। प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से भारत की सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो अभी जस्ट हमने बतलाया भारत की सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है और इसका शासनकाल 1786 से लेकर के 1793 तक था ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ दिया गया है कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बेरिंग हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल क्या था? बेरिंग हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन एवं शिक्षण के लिए डैश में बोर्ड की स्थापना की थी। क्या वो मुंबई था, बिहार था, दिल्ली था या कोलकाता था? बताइए मदरसा का स्थापना कहाँ किए थे? तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कहा गया है कि वर्ष 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बेरिंग हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कोलकाता में मदरसा की स्थापना की थी। कहाँ? कोलकाता में मदरसा की स्थापना की। बेरिंग हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बेरिंग हेस्टिंग। ये कब बना था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगर बात करते हैं यह भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात करें या भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो उसमें नाम किसका आता है? बेरिंग हेस्टिंग का। लेकिन वायसराय की बात करें तब किसका आता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। लॉर्ड कैनिंग। कौन आता है? लॉर्ड कैनिंग का आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और
अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों आज हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।